अच संधि में हमने 7 प्रकरण पूरे पढ़ लिए हैं, जिनमें से पहला प्रकरण हमने पढ़ा सवर्ण दीर्घ संधि। दूसरी संधि के रूप में हमने अच संधि का जो अवांतर भेद है उसमें हमने संधि पढ़ी गुण संधि। गुण संधि के बाद में तीसरे नंबर पे हमने संधि पढ़ी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। फिर चौथे नंबर पे हमने संधि पढ़ी यण संधि। यण संधि के बाद में पांचवें नंबर पे हमने संधि पढ़ी अयादि संधि। अयादि संधि। और छठे नंबर पे पूर्व रूप संधि। और सातवें नंबर पे पररूप संधि। ये 7 संधियां जो कि अच संधि के अवांतर भेद हैं, इनका अध्ययन हमने कर लिया है। अब देखो मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, जिससे कि ये सातों की सातों संधियां आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद भी रहेंगे। इनके डायग्राम कहीं कोई आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे आप सभी को पता है कि 9 जो स्वर हैं माहेश्वरी सूत्रों में ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई और औ। ठीक है, ये आपके सामने 9 स्वर हैं। अब इन 9 स्वरों में देखो, ये पहले वाले पद के अंत में मिलते हैं। अब द्वितीय वाले पद के प्रारंभ में क्या मिलता है? तो अगर द्वितीय वाले पद के प्रारंभ में ए के जस्ट आगे ए मिल जाए, ई के जस्ट आगे ई मिल जाए, उ के आगे उ, री के आगे री और लृ के आगे अगर लृ मिल जाता है, ये सिचुएशन जो हमने लिखी है यहां से यहां तक की, ये सिचुएशन केवल यहां तक, ये बिल्कुल सेम वर्ण मिल जाते हैं, तो वहां संधि हो जाती है आपकी कौन सी? आपकी सवर्ण दीर्घ संधि। पहला काम। दूसरा काम, अब देखो ये ए है, अब इस ए से ई का मिलान, ऐसे उ का मिलान, ऐसे री का मिलान और ऐसे लृ का मिलान, मतलब ए के आगे ई, ए के आगे उ, ए के आगे री और ए के आगे लृ, ऐसी कंडीशन आती है तो आपकी संधि हो जाती है गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। फिर आगे है ए, ओ, आई और औ। तो दूसरा जो है ए के आगे अगर इन नीचे के 4 में से कोई मिलता है तो आपकी संधि कौन सी हो जाती है? वृद्धि संधि। कौन सी हो जाती है? वृद्धि संधि। फिर हम बात करें कि ई, उ, री और लृ, ये 4 हों और इनके सामने आगे असमान स्वर कोई रहे, ई के सामने ई के अलावा कोई स्वर रहे, उ के सामने इनके अलावा कोई स्वर रहे, री के सामने इनके अलावा कोई स्वर रहे, या लृ के सामने लृ के अलावा कोई स्वर रहे, असमान स्वर की स्थिति में संधि कौन सी हो जाती है? आपकी यण संधि। कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि। फिर उसके बाद में हम बात करें ए, ओ, आई, औ, इनके आगे कोई भी स्वर रहे तो संधि कौन सी हो जाती है? अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। फिर इसी में से ए और ओ और इनके जस्ट आगे केवल ह्रस्व ए मिले तो संधि कौन सी हो जाती है? पूर्व रूप। और इसके बाद में पररूप संधि के बारे में कहें तो अवर्णांत उपसर्ग के आगे ए और ओ से शुरू होने वाला कोई धातु रूप है तो वहां पे संधि का कौन सा कार्य हो जाता है? पररूप संधि का। तो मित्रों ये तो 7 संधियां हो गई जिनको हमने पढ़ा है, जिनका अध्ययन हमने किया है। अब इस अध्ययन के बाद में कुछ निष्कर्ष के तौर पे एक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको नोट्स भी बनाना है, पूरी तरीके से आपको उसको समझ के चलना है। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप एप्लीकेशन के अंदर जाकर के वेद एजुकेशन में आप जो हैं
क्लास प्रश्न वगैरह भी ले कर सकते हो वहां से। बाकी आपको उस चीज को बिल्कुल तरीके से समझना है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो चीज ऐसा है कि अब हम कोई 7 विषय लेकर के, मतलब 7 कोई ऐसे नियम पढ़ेंगे जिन नियमों के माध्यम से हम इन संधियों का निष्कर्ष निकालेंगे। मतलब कुछ ऐसे नियम हैं जो नियम सीधे तौर पे देखा जाए तो गुण संधि से संबंधित हैं, गुण संधि से संबंधित हैं, और कुछ आंशिक तौर पे जो हैं वो नियम किससे संबंधित हैं, वो नियम आपके पररूप संधि से संबंधित हैं। तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि अब हम 7 ऐसे नियम पढ़ने जा रहे हैं जो गुण संधि के अपवाद हैं, और आंशिक तौर पे देखा जाए तो उनमें से केवल एक सूत्र ऐसा है जो पररूप संधि का जो है वो अपवाद के रूप में कार्य करता है, और वो भी आंशिक तौर से। यद्यपि हम सामान्यतः कह सकते हैं कि सातों के सातों नियम किससे संबंधित हैं, गुण संधि से संबंधित हैं। तो पहले तो हम इन 7 जो नियमों को पढ़ेंगे, इनको एक प्रकरण की दृष्टि से हम इनको नाम दे सकते हैं, और नाम क्या देंगे, सप्त विषय वृद्धि। सप्त विषय वृद्धि, देखो सप्त विषय वृद्धि नाम क्यों दिया, क्योंकि ये 7 ऐसे जो नियम हैं, इन नियमों का काम क्या है, ये नियम क्या कहते हैं कि आपको जबरदस्ती कौन सी संधि करनी है, वृद्धि संधि का कार्य आपको करना है। मतलब ये सातों के सातों नियम जो हैं वो वृद्धि संधि के पक्ष में तर्क देते हैं। अब ये जो 7 नियम हैं, इनको अगर बांटा जाए, अर्थात हम ये चेक करें कि इन 7 नियमों में से सूत्र तो कितने हैं और वार्तिक कितने हैं, तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि 5 तो इनमें से क्या है, सूत्र। 5 तो क्या है, सूत्र, और 2 क्या है, 5 तो क्या है, वार्तिक। 5 क्या है, वार्तिक। वार्तिक का मतलब आप समझते हो, भगवान कात्यायन के द्वारा लिखे गए मतों को, सिद्धांतों को वार्तिक कहा जाता है, और भगवान पाणिनि के द्वारा जो लिखे गए हैं उनको हम सूत्र कहते हैं। तो सूत्र तो कितने हैं, 2, और वार्तिकें कितनी हैं, 5। तो एक तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि 7 में से 5 तो वार्तिक हैं और 2 क्या हैं, सूत्र हैं। दूसरा, आपको इनमें से एक विभाजन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें से जो 6 नियम हैं, अब यहाँ पे सूत्र या वार्तिक हम नहीं कहेंगे, डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, 6 नियम हैं, ये तो किसके अपवाद हैं, गुण संधि के अपवाद हैं, गुण के अपवाद। और जो 7वां जो नियम है, मतलब एक जो नियम है ये 7वें नंबर का, ये नियम क्या है कि गुण संधि का भी अपवाद है, प्लस गुण संधि के साथ में पररूप का भी आंशिक तौर पे अपवाद का कार्य करता है। इसलिए इसको हमने अलग रखा है। अगर ये केवल गुण संधि का ही होता तो हम निष्कर्ष तौर पे कह देते कि ये 7 नियम क्या हैं, गुण संधि के ही अपवाद हैं। लेकिन इन 7 में से 6 तो संपूर्ण तरीके से किसका विरोध करते हैं, गुण संधि का विरोध करते हैं, और ये 7वां जो नियम है ये गुण संधि का भी विरोध करता है और पररूप संधि का भी विरोध करता है। तो चलते हैं नियमों की ओर। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं नंबर 1, और जो नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वार्तिक है। क्या है, वार्तिक। और वार्तिक क्या है, तो आपके सामने वार्तिक है, अक्षा दुहिन्या, अक्षा दुहिन्या, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, अक्षा दुहिन्या मुप संख्या नम, क्या बन जाएगा, अक्षादुहिन्यामुप संख्यानम, अक्षादुहिन्यामुप संख्यानम। विग्रह करते हैं इसका, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आप सभी को और नोट आउट भी करना है इन चीजों को। अक्षाद
ऊ की मात्रा बड़ी है, ध्यान देना। उहिन्या यानी उहिनी उपसंख्यानम, उपसंख्यानम, उपसंख्यानम मतलब इस प्रकार से बताया गया है, कहा गया है, ये बात ये कहना चाह रहा है। अब आप देखो ये क्या कहता है, ये कहता है अक्षात यानी अक्ष शब्द से ऊहिनी का अगर संधि कार्य का आप कर रहे हो तो वहां पे आपको वृद्धि का कार्य करना है। कैसे? इसका कहने का मतलब है अक्ष से आप ऊहिनी का संधि कार्य, मतलब अक्ष शब्द है एक, और इसके जस्ट आगे ऊहिनी विग्रह आपको ऐसे कि ऐसे ध्यान देना है। ऊ की मात्रा बड़ी है, फिर ह्रस्व ई है, फिर दीर्घ ई है, ऐसे कि ऐसे पूरा एजिट आपको ऐसे याद रखना है। अक्ष शब्द के आगे ऊहिनी शब्द के रहने पर आपको संधि जो प्राप्त हो रही है, पहले तो वो देखो आप कौन से प्राप्त हो रही है, और वो ना करके आपको संधि कौन से करनी है, वृद्धि। तो अब आप खुद देख सकते हो कि अक्ष शब्द में से अगर हम अक्ष क्षय को हलंत करते हैं तो इसमें से ए निकल के आता है, और ए के जस्ट आगे क्या है, दीर्घ ऊ, और इसके आगे क्या है, हिनी। ये वाला चैप्टर है। तो अब देखो ए के आगे ऊ होने पर, ए के आगे ऊ होने पर गुण संधि के नियम से क्या हो जाता है, ओ, क्या हो जाता है, ओ। तो कार्य हमें कौन सा प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे गुण संधि का कार्य हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस वार्तिक का ये कहना है कि आपको अक्ष शब्द के आगे जब ऊ प्राप्त हो रहा है तो इस पूरी कंडीशन में अक्ष के आगे उहिने के रहने पे वृद्धि संधि का कार्य करना होगा, अर्थात जहां आप ओ कर रहे थे वहां पे आपको औ करना है। और इससे पहले आप जो यथावत है वो आपको लिख करके रूप बनाना है। तो अब आपका जो रूप बनेगा वो रूप क्या बनेगा, अक्षौ ही। और एक बात मैं और बता देता हूं, नी, यहां जो न है, ये न भी जो है वो न रह करके न हो जाएगा, और इस कार्य को कहते हैं नत्व कार्य। शब्द रूप और धातु रूपों को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे राम प्लस अयन, उसका रामायण कैसे बन जाता है, न की जगह ण कहां कहां होता है, यह णत्व की पूरी प्रक्रिया होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे 2-3 सूत्र हैं, अगर आपको पता हो तो, रसाभ्याम नोणः समानपदे द्विवर्णान्नस्य नत्वं वक्तव्यम् अट्कुपमानमव्यवायेपि इत्यादि सूत्रों के माध्यम से पदार्थस्य इत्यादि जो सूत्र हैं उसके माध्यम से हम चर्चा करेंगे। अभी आप डायरेक्ट याद रखो, अक्षोहिणी शब्द में कौन सी संधि होती है, दिखती तो गुण है सामान्य नियमों से, लेकिन गुण संधि नहीं होगी, गुण संधि का कार्य नहीं होगा, और संधि का कार्य कौन सा होगा, वृद्धि संधि का कार्य हो जाएगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अक्षोहिणी गुण संधि का तो अपवाद हो गया, और ये वृद्धि संधि का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। तो अक्षोहिणी में आपको ध्यान रखना है, अक्षोहिणी में आपको वृद्धि संधि बतानी है, गुण संधि का अपवाद है। अक्षोहिणी क्या है, तो अक्षोहिणी एक सेना को कहते हैं, एक संज्ञा विशेष है। जैसे हम कहें कि जैसे 100 किलो को हम 1 क्विंटल कहते हैं, 1000 मीटर को 1 किलोमीटर कहते हैं, ऐसे ही जब किसी सेना में, जब किसी सेना के अंदर 2,18,700 लोग मौजूद हों, सैनिक मौजूद हों, एक अक्षोहिणी सेना में 2,18,700 सैनिक होते हैं। तो इतने सैनिक अगर किसी सेना में है तो उसे हम एक अक्षोहिणी कह सकते हैं। अब आप देख लो महाभारत के अंदर कम से कम 17-18 जो है अक्षोहिणी थी, तो कितने लोगों का अंदर संघार हुआ, कितने लोगों का, कितना बड़ा इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध जिसको कहा जा सकता है। तो अक्षोहिणी सेना में कितने सैनिक होते हैं, 2,18,700। और इनका भी अगर विवरण देखा जाए तो हम कह सकते हैं 21,870 तो क्या होते हैं, हाथी, क्या होते हैं, हाथी। इसी प्रकार 21,870 क्या होते हैं, रथ, मतलब रथों पर सवार व्यक्ति होते हैं। 65,000
610 घुड़सवार मतलब घोड़े पर घुड़सवार लोग होते हैं और 1,09,350 जो हैं वो पैदल लोग होते हैं। ऐसे टोटल करके आपके कितने हो जाते हैं? 2,18,700। इतने सैनिकों की सेना को अक्षौहिणी कहा जाता है। तो अब आपको ध्यान रखना है, बार बार 3-4 बार पूछा गया है ये प्रश्न, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अक्ष शब्द का, अक्षौहिणी का विग्रह यही बताना है आपको। अक्ष प्लस उहिनी, उ में उ की मात्रा बड़ी है, इधर न ही बताना है, न नहीं लगाना है, और लास्ट में आपको न जरूर लगाना है। अक्षौहिणी इस तरीके से ये बना है। तो पहला नियम हो गया, पहली हमारी वार्तिक यही संपन्न होती है। तो अब अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम क्या कहता है? अक्ष शब्द के आगे उहिनी शब्द के रहने पर वृद्धि आदेश होता है, यथा प्राप्त गुण संधि का कार्य नहीं होता। चलो अब उसके बाद में सेकंड नंबर का, 2 नंबर का जो आपका वार्तिक है, 2 नंबर का आपका जो वार्तिक है, वो वार्तिक कौन सा है? वो वार्तिक है स्वादि। क्या है? स्वादि रे ऋणो, स्वादि रे ऋणो। ये क्या कहता है? सुनो, ये ऐसे कह रहा है कि स्व शब्द के आगे तिर रहे या स्व शब्द के आगे तिरी रहे तिरी रहे या स्व शब्द के आगे इरीणी रहे, तो ऐसी कंडीशन में जो, अब आप खुद देख लो, सभी जगह पे यहां ए है, इससे पहले स्व को हम हलन कर देंगे, और आगे क्या है? ई, आगे क्या है? रह। इसी प्रकार से यहां भी हम कह सकते हैं स्व ए प्लस ई, और आगे इधर है री। इधर भी क्या है? स्व, स्व में से हमने निकाला ए, इधर क्या है? ई, और आगे क्या है? ऋणी। तो आप खुद देख सकते हो, ए और ई, ए और ई, ए और ई, सभी जगह पे आपको क्या प्राप्त हो रहा है? गुण संधि प्राप्त हो रही है। सभी जगह आपको ए प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? ए प्राप्त हो रहा है। स्व प्लस इर, स्व प्लस इरी, स्व प्लस इरिणी, तीनों कंडीशन ऐसी हैं, तीनों विग्रह ऐसे हैं जहां पे आपको गुण संधि प्राप्त हो रही है। लेकिन ये गिने चुने शब्द हैं, ये गिने चुने विग्रह हैं, इनमें आपको ये वार्तिक यह कहती है कि स्वा के आगे इर और इरिणी के रहने पर स्वात, ये खुद क्या कह रहा है? ये खुद कह रहा है स्वाद मतलब स्व के आगे इर और इरीणी, इन शब्दों के रहने पर आपको क्या करना है? वृद्धि संधि का कार्य करना है। हालांकि प्राप्त हमें क्या हो रहा था? गुण संधि, लेकिन गुण संधि ना करके अब वृद्धि करेंगे, तो ये जो गुणवर्ण है, इस गुणवर्ण को हम किस में परिवर्तन कर देंगे? वृद्धि वर्ण में। अब आप खुद देख लो, इससे पहले इधर क्या है? स्व, और इसके आगे क्या है? रह। ऐसे ही इससे पहले क्या है? स्व, और आगे क्या है? री। इधर भी क्या है? स्व, और इधर क्या है? ऋणी। लेकिन अब हम इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? स्व, व में आई जोड़ेंगे, स्वैरह। क्या बनेगा? स्वैरह। ऐसे ही क्या बनेगा? स्वैरी। ऐसे ही आपका बन जाएगा स्वैरिणी। ये 3 उदाहरण बनेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि स्वैरः,
स्वैरी, स्वैरिणी, तीनों उदाहरणों में गुण संधि प्राप्त होते हुए भी आपको गुण संधि ना करके आपको वृद्धि संधि का कार्य करना है। और इनका मतलब होता है ऐसी स्त्री जो अपने मन के अनुसार पुरुषों का चयन करती है, मतलब जिसको हम समाज में एक अच्छा नहीं मानते, ऐसी युवतियों को जो अपनी स्वेच्छा से पतियों का परिवर्तन करती हैं, जिसको हम वैसे इत्यादि कह सकते हैं, उनको स्वैरी कहा जाता है। अपने मन की इच्छा अनुसार गमन करने वाली, विचरण करने वाली स्त्रियों को। तो समाज में जो निंदित स्त्रियां होती हैं उनको स्वैरा, स्वैरी, स्वैरिणी कहा जाता है। तो ये दो नियम हो गए। पहला आपका नियम था अक्षा दुहिन्या मुख संख्यानम, दूसरा आपका नियम है स्वादि रेरिणो। अब तीसरे नियम की ओर चलते हैं। तीसरा आपका जो नियम है उस नियम की ओर चलते हैं। तीसरा जो नियम है वो भी एक वार्तिक के रूप में ही है। और ये जो वार्तिक के रूप में है सही लिख देता हूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी लोगों को कि वार्तिक लिख रहे हैं या वर्तिक लिख रहे हैं। वार्तिक, अब सुनो कौन सी वार्तिक है। वार्तिक है प्रादु हो डोड ये सईस येसु। प्रादु होडोडिये सईस येसु, ये क्या कहता है? तो ये कह रहा है कि प्र के आगे पहला शब्द क्या होगा? प्र। अब प्र के आगे या तो शब्द क्या रहे? ऊह। क्या रहे? ऊह। या प्र के आगे शब्द क्या रहे? ऊढ़। तीसरा कह रहा है प्र के आगे शब्द रहे ऊढ़ी। क्या शब्द रहे? ऊढ़ी। फिर कह रहा है प्र के आगे शब्द रहे एतः, और प्र के आगे शब्द रहे एस्यः। इस वाली स्थिति को बता रहा है। प्रादु होडोड ये सहित येषु। ये कहता है प्र के आगे ऊह ऊड ऊडी एस एस्यः। प्र के आगे ऊह ऊड ऊडी एस एस्यः, इनके रहने पर जो आपको वृद्धि संधि प्राप्त हो रही है, सॉरी जो गुण संधि प्राप्त हो रही है, वो गुण संधि का कार्य आपको नहीं करना। आपको संधि कौन सी करनी है? आपको वृद्धि संधि करनी है। अब आप सबको पता है प्र के अंदर ए है और आगे देखो ऊ, ठीक है, ऊ। अब ये किसके हैं? गुण संधि प्राप्त हो रही है। और प्र के आगे ए है, प्र के आगे ए है, यहां आपको कौन सी संधि प्राप्त हो रही है? तो आप खुद याद करो कि प्र के आगे ए होने पर आपको पहले उपसर्ग वाला प्रकरण है, आगे ये होने से पररूप संधि प्राप्त हो रही है। तो यहाँ ये जो उदाहरण है इनमें तो आपको गुण संधि प्राप्त हो रही है। कौन सी संधि प्राप्त हो रही है? गुण। और यहाँ पे देखा जाए तो आपको संधि कौन सी प्राप्त हो रही है? पररूप। कौन सी संधि प्राप्त हो रही है? पररूप संधि प्राप्त हो रही है। लेकिन सभी जगह आपको संधि कौन सी करनी है? देखो गुण संधि करते तो रूप बनता प्रौह, लेकिन अब क्या बनेगा? प्रौह, वृद्धि संधि करने पर। ऐसे ही रूप तो आपका बनता प्रौढ़ गुण संधि के नियम से, लेकिन वृद्धि संधि के नियम से प्रौह बनेगा। इसी प्रकार से प्रौढ़ी क्या रूप है? प्रौढ़ी, लेकिन बनाएंगे क्या? प्रौढ़ी। ऐसे ही बनेगा प्रेषः, लेकिन बनाएंगे क्या? प्रैसः। ऐसे ही प्रेष्यः, लेकिन बनाएंगे क्या? प्रैष्यः। इस प्रकार से अब सभी जगह पे कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि का कार्य हुआ है। तो अब इनके अर्थ क्या क्या होते हैं? देखो प्रोह का अर्थ होता है उत्तम तर्क। आप लघु सिद्धांत कौमुदी में देखना
लिखा हुआ मिलेगा आपको उत्तम तर्क। उत्तम तर्क को, एक अच्छा तर्क अगर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रौढ़। ऐसे ही प्रौढ़, प्रौढ़ का मतलब होता है जो अधेड़ व्यक्ति होता है, उम्र में जो ज्यादा हो जाता है उसको कहते हैं प्रौढ़। और प्रौढ़ी, प्रौढ़ी का मतलब होता है अधेड़ता, मतलब हम कह सकते हैं प्रौढ़ता, अधेड़ता को प्रौढ़ी कहते हैं। ऐसे ही प्रेसह का अर्थ होता है प्रेरणा, मोटिवेशन। और प्रेष्य का मतलब होता है प्रेरणीय, मतलब प्रेरणा देने वाला, जिससे प्रेरणा ली जाए, प्रेरणीय। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जिन उदाहरणों में आपको यथा प्राप्त गुण संधि, यथा प्राप्त पररूप संधि नहीं करनी है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इन संधियों में गुण संधि का क्या हो गया? अपवाद। तो यहाँ पे गुण संधि का कार्य नहीं हुआ, ना पररूप संधि का कार्य नहीं हुआ। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये आपके जो 3 उदाहरण हैं, ये वाले, ये ऊपर वाले हैं, ये तो किसके अपवाद हो गए? गुण संधि के अपवाद, गुण के अपवाद। और ये जो नीचे के 2 उदाहरण हैं, ये किसके अपवाद हो गए? पररूप संधि के अपवाद। अब देखो यहाँ पे यद्यपि देखा जाए, हम शुरू से पढ़ें तो प्र प्लस ए से ए के आगे ए है, तो हमें वृद्धि संधि प्राप्त थी। फिर वृद्धि संधि का अपवाद किसने किया? पररूप संधि ने। फिर पररूप संधि का फिर से अपवाद किसने कर दिया? वृद्धि संधि ने। तो इस तरीके से आपको ये सूत्र इत्यादि जो है वो आपको समझना है। ये सूत्र अगर लिखने में नहीं आ रहा है तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। क्या बात है आज देखो, सूत्र है प्रादु हो डोड ये सईस ये शुहु। प्रादु होडोड ये सईस ये शुहु। अब देखो, प्राद यानी प्र के आगे ऊह, ऊड, ऊडी, एस और एशिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाया हुआ सूत्र है। इसमें यण संधि इत्यादि संधियां हुई है। तो आपको ये याद रखना है कि प्र के आगे ऊह, ऊड, ऊडी, एस, एशिया के रहने पर आपको गुण संधि नहीं करनी, आपको यथा प्राप्त पररूप संधि नहीं करनी, बल्कि संधि कौन सी करनी है? वृद्धि। 3 अपवाद हो चुके हैं। पहला हमने देखा अक्षादुहीन्या मुक्त संख्यानम, दूसरा स्वादिरेजनो, तीसरा प्रादु होडोड ये सही से ये शुहु। अब उसके बाद में चतुर्थ आपका जो प्रकरण आता है, वो आपका प्रकरण भी एक वार्तिक के रूप में ही आता है। और वार्तिक काटैन के लिखे हुए हैं, पता है आपको। और ये क्या है? तो ये कह रहा है ऋतेच, ऋतेच तृतीया समासे। क्या कहता है? ऋतेच तृतीया समासे। देखो आप, ऋतेच तृतीया समासे, एक तो यहाँ समास का नाम दिया गया है, तृतीया समास। देखो मैं इसके बारे में बता देता हूं। जब आप समास पढ़ोगे तो समास में एक भेद आता है तत्पुरुष समास का, विभक्ति तत्पुरुष। वहां पे द्वितीया का प्रथमा से, तृतीया का प्रथमा से, चतुर्थी का प्रथमा से, ऐसे समास कार्य होता है, उसको विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं। तो तृतीया तत्पुरुष समास का तो प्रसंग हो, इस वार्तिक का कहना है तृतीया तत्पुरुष समास का तो प्रसंग हो, और आगे रित शब्द ही रहे, आगे रित ही रहे। जैसे तृतीया तत्पुरुष समास का कैसे होता है प्रसंग? देखो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो सुखेन, अब आपको पता है तृतीया समास, तृतीया का मतलब करण, और करण का अर्थ कैसे निकलता है? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा। तो सुखेन का मतलब सुख के द्वारा। सुखेन ऋतः,
सुख के द्वारा प्राप्त, सुखेन ऋतः, सुख के द्वारा प्राप्त। अब इस चीज में समास करना है तो आप क्या करेंगे, विभक्तियों का लोप करेंगे। तो सुख और सुख के बाद में ताभ्याम भी क्या आता है, ता, और फिर क्या है ऋत, और फिर क्या आता है सु, फिर हम विभक्तियों का लोप करते हैं। आप जैसे ही समास पढ़ोगे आपको ये पूरा प्रोसेस और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब विभक्तियों का लोप करने के बाद में आपके पास में शब्द क्या बच गया, सुख, और सुख के जस्ट आगे आपके सामने शब्द क्या बच गया, ऋत। अब यहाँ पे आपको संधि प्राप्त हो गई। अब आप ये कहो कि हमें तो यहाँ गुण संधि प्राप्त हो रही है, सुख के अंदर हमें ए दिख रहा है और आगे हमें री दिख रहा है, आगे हमें री दिख रहा है। विसर्ग नहीं लगाएंगे क्योंकि सुखा लोप कर दिया तो विसर्ग नहीं आएगा अभी। तो अब हम इस नियम के अनुसार अगर देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों के स्थान पे हमें गुण संधि के नियम से हमें अर प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, अर। लेकिन ये गिने चुने शब्दों में से है और जो वार्तिक कहना चाह रहा है वो सारी कंडीशन इसमें मिल रही हैं। ये सब मिलने के कारण आपको इसमें वृद्धि, गुण संधि ना करके वृद्धि संधि का कार्य करना है। जहां आपको अर प्राप्त हो रहा था वहां आपको आर करना है। अब आर बना, इसी प्रकार से क्या बन जाएगा, सु और ख में आ जोड़ेंगे सुखा। अब रह के आगे कोई स्वर नहीं है तो ऊपर चला जाएगा और यथा प्राप्त विसर्ग लगा करके, विसर्ग इसलिए लगाएंगे कि पद बनाने के लिए विसर्ग बाद में लगाया जाता है। जब आप समास पढ़ोगे तब आपको पूरा पता लग जाएगा। तो सुखार्थ में संधि कौन सी हुई है, वृद्धि संधि, जबकि प्राप्त कौन सी थी, गुण संधि। गुण संधि प्राप्त होते हुए भी आपने कौन सी संधि कर ली, वृद्धि संधि। और सुखार्थ का मतलब क्या है, सुख से जो हो गया है प्राप्त, सुख से कोई चीज प्राप्त हो जाए उसे कहते हैं सुख, सुखेन ऋतः, सुखार्थ। जैसे मान लो शब्द आ जाए दुखेन ऋतः, कोई चीज आपको दुख से प्राप्त हो या दुख से युक्त हो तो अब आप इसमें पहले तो विभक्ति इत्यादि कार्य करेंगे। दुख, दुख में से टा, आगे क्या है रित, रित के आगे क्या है सु, विभक्तियों का लोप, लोप करने के बाद में फिर आपके सामने शब्द आया दुख, और दुख के आगे क्या आ गया, वही रित। ऐसी कंडीशन होने पर आपको पता है कि ये तो आ गया दुख, दुख में से हमने क्या निकाला, ख में से ए, और इसको हलन कर दिया। आगे जो री है और इसके आगे तय है। अब यहाँ ए के आगे री होने पे प्राप्त तो हमें अर होता है, लेकिन अर ना करके हम आर करेंगे क्योंकि समास का नियम यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। और इसी के साथ में हमें यहाँ पे जो सूत्र है सप्त विषय वृद्धि का, उसके सारी कंडीशन यहाँ हमें प्राप्त हो रही है। तो दुख प्लस तह, अब हम इसको मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दु, ऐसे किए ऐसे ख में आ जोड़ेंगे दुखा, रह के आगे कोई स्वर नहीं है इसलिए ऊपर चला जाएगा, विभक्ति कार्य होकर के शब्द बन जाएगा दुखार्थ। तो आपको ये ध्यान रखना है, सुख और दुख इन दोनों शब्दों में के साथ में रित होने पर आपको जो गुण संधि प्राप्त हो रही थी वो गुण संधि का कार्य आपको नहीं करना। आपको संधि कौन सी करनी है, यहाँ पे आपको संधि करनी है वृद्धि संधि। तो 3 नियम हो गए। पहला नियम था अक्षादुहीन्याम, 4 हो गए। अक्षादुहीन्याम उपसंख्यानम, स्वादिरेरिणो, उपसर्गादृते धातो, प्रादुकोडोडिये सहिस येषु। तो इन नियमों के माध्यम से जो है हम इन चीजों को देख रहे हैं। अब एक वार्तिक के रूप में आता है, तो सुप्रसिद्ध वार्तिक है उसको आपको मोस्ट लगाना है। एक तो अक्षादुहीन्याम उपसंख्यानम को मोस्ट लगाना था और एक जो मैं अब लिखने जा रहा हूं उसको आप मोस्ट लगाएंगे। 5वें नंबर का वार्तिक है पांचवें नंबर का वार्तिक है देखो, वार्तिक है प्र वत्सतर कंबल वसन दसारणा
नाम्रणे क्या है? प्रवत्सतर, एक शब्द है प्र, फिर है वत्सतर, फिर है कंबल, फिर है वसन, फिर है दस, फिर है ऋण और फिर है ऋण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फिर क्या है? ऋण। तो ये शब्द हैं, इनके अंदर आपको सभी जगह संधि कौन सी प्राप्त थी? आपको सभी जगह गुण संधि प्राप्त थी, लेकिन गुण संधि ना करके इन गिने चुने शब्दों में आपको वृद्धि संधि का कार्य करना है। कैसे करना है अभी बता देता हूं मैं आपको। जैसे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, प्र, अब प्र के आगे ऋण शब्द रहे, ऋणम, प्र के आगे क्या रहे? ऋणम। इन सबके आगे ऋण शब्द रहे, तो प्र के आगे अगर ऋण शब्द रहे, देखो ये सूत्र भी यही बात कह रहा है। ये सूत्र ये कह रहा है कि प्र के आगे ऋण शब्द रहे, वत्सतर के आगे ऋण शब्द रहे, कंबल के आगे ऋण शब्द रहे, वसन के आगे ऋण शब्द रहे, दस के आगे ऋण शब्द रहे और ऋण के आगे ऋण शब्द रहे। ऐसी कंडीशन में आपको गुण संधि का कार्य प्राप्त होते हुए भी वो नहीं करना, आपको वृद्धि संधि का कार्य करना है। ये बात बता रहा है ये। ठीक है, तो अब देखो प्र प्लस ऋणम, तो प्र में क्या बचा? आपको भी पता है, प्र में हलंत करेंगे तो ए निकलेगा, आगे क्या है? री, और इसके आगे क्या है? ऋणम। अब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों की जगह हमें अर प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? अर। लेकिन ये अर ना करके हम क्या करेंगे? आर, मतलब ये कार्य नहीं होगा। अब हम इनको मिलाकर के लिखेंगे प्र प्लस ऋणम, और इनको मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बनेगा? प्र में आ जोड़ेंगे तो बनेगा प्रा, र के आगे कोई स्वर नहीं है, ऊपर चला जाएगा, और ऋणम। शब्द क्या बना? प्रारणम। प्रारणम का मतलब होता है अधिक मात्रा में लिया गया ऋण। अधिक ऋण, अधिक मात्रा में कोई ऋण ले लेता है उसको क्या कहते हैं? प्रारणम। चलो, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा, कंबल, प्र वत्सतर, पहले कंबल को ले लेते हैं, कोई बात नहीं। कंबल शब्द के आगे अगर ऋण शब्द रहे, ऋणम रहे, तो क्या रूप बनेगा? तो अब आप खुद देखिए, कंबल, कंबल में ल को हलंत करते ही ए आएगा, आगे क्या है? ऋणी, और इसके जस्ट आगे क्या है? ऋणम। दोनों के स्थान पे हमें प्राप्त तो क्या हो रहा था? अर, लेकिन अर नहीं करेंगे, करना क्या है? आर, क्योंकि यहाँ पे सूत्र के माध्यम से, वार्तिक के माध्यम से पहले ही बता दिया गया है कि आपको वृद्धि संधि का कार्य ही करना है। अब देखो, कम ब ल में आ जोड़ेंगे कंबला, र के आगे कोई स्वर नहीं होने के कारण ऊपर चला जाएगा और क्या बन जाएगा? कंबलार्णम। कंबलार्णम का मतलब होता है कंबल के लिए ऋण, कंबल के लिए ऋण। अब कोई कम्बल ओढ़ने के लिए ही ऋण ले तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो इस आधार पे यहाँ पे भी कौन सी संधि बताई गई है? वृद्धि संधि बताई गई है। जबकि इन उदाहरणों में आपको गुण संधि दिख रही है, लेकिन गुण संधि का कार्य नहीं होगा। जैसे वत्सतर, वत्सतर का मतलब होता है बछड़ा। वत्सतर, वत्सतर के जस्ट आगे शब्द कौन सा आ जाए? ऋणम। कौन सा शब्द आ जाए? ऋणम। अब वत्सतर, रे को हलंत करेंगे, वत्सतर, हलंत करते इसमें से ए निकलेगा, आगे री है और इसके जस्ट आगे क्या है? णम। दोनों के स्थान पे हमें प्राप्त तो अर हो रहा था, लेकिन वृद्धि संधि करनी है इसलिए आर करेंगे। और इधर क्या बचा? वत्सतर, इधर क्या है? णम। मिला के लिखेंगे वत्सतर, रे में आ जोड़ेंगे वत्सतरा ऋणम, वत्सतरारणम। क्या बनेगा? वत्सतरारणम। वत्सतरारण का मतलब होता है बछड़े के लिए ऋण, बछड़े के लिए ऋण, इसको कहते हैं वत्सतारणम।
ऐसे ही प्र का हो गया, प्र वत सतर कंबल वसन, वसन का लेते हैं। देखो वसन का मतलब होता है वस्त्र, वसन प्लस ऋण, ऋणम, तो वसन न को हलन करेंगे, ए निकलेगा, आगे क्या है री, इसके आगे क्या है णम, दोनों की जगह हमें गुण संधि के नियम से अर होना चाहिए था, लेकिन सूत्र ने मना कर दिया, इसलिए आर करना पड़ेगा। और क्या बन जाएगा वसन, आगे क्या आ जाएगा नम, मिला के लिखेंगे वस, न में आ जोड़ेंगे वसना, रह के आगे कोई स्वर नहीं होने के कारण ऊपर चला जाएगा वसनारणम। इसका मतलब होता है वस्त्रों के लिए ऋण, वस्त्रों के लिए ऋण, इसको कहते हैं वसनारणम। कंबल प्र वत्सदर कंबल वसन, 10, एक 10 शब्द होता है, 10 संख्यावाचक शब्द है 10, और 10 के आगे क्या शब्द है ऋण, ऋण। अब से पहले में मैंने ऋणम रखा है, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, विसर्ग लगा रहा हूं ऋण। अब देखो द स में से क्या निकलेगा ए, आगे क्या है री, इसके आगे क्या है ऋण, क्योंकि ये शब्द पुल्लिंग का है, ठीक है। अब देखो ए और री मिलकर के क्या बन रहे हैं अर, क्या बन रहा है अर। अब इससे पहले क्या है दश, और इसके आगे क्या है न, लेकिन अर ना करके करना क्या है आर, और बनाएंगे तब क्या शब्द बनेगा द, स में आ जोड़ेंगे दस्ता, आगे रह के आगे कोई स्वर नहीं होने के कारण ऊपर चला जाएगा और शब्द बनेगा दसारण। देखो अब से पहले के जो शब्द थे उनमें ऋण का मतलब होता है कर्जा, लेकिन ऋण का कर्जा ही अर्थ नहीं होता है। ये जो ऋण है ना ऋण, इसका मतलब केवल कर्जा ही नहीं होता है, ऋण का मतलब जल भी होता है, ऋण का मतलब दुर्ग यानी किला भी होता है। तो यहाँ 10 का ऋण के साथ में करने के कारण यहाँ विसर्ग लगा है, इस आधार पे हम कह सकते हैं दसारण का मतलब क्या होता है 10 दुर्गों वाली, 10 किलों वाली भूमि, या 10 जलों के स्थलों वाली भूमि, ठीक है, इस तरीके का अर्थ निकलेगा 10 का। तो 10 दुर्गों वाली भूमि, इस प्रकार का इसका अर्थ निकल जाएगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे, एक शब्द हमारा बच गया, और वो शब्द क्या है, वो शब्द है ऋण। क्या शब्द है ऋण, तो ऋण के आगे ऋण के रहने पर, अब आप खुद देखो ऋण, ऋण को जैसे ही हलन करेंगे आकार निकल के आएगा, आकार के जस्ट बाद में क्या है री, और आगे क्या है ऋण, दोनों के स्थान पे हमें करना क्या है, प्राप्त तो हो रहा था अर, लेकिन करेंगे क्या वृद्धि कार्य। क्यों, क्योंकि वार्तिक ने बताया है प्रवत चतर कंबल वसंत दसारणा नाम ऋणे, यहाँ सभी जगह क्या है ऋणम ऋणम ऋणम। अब इसको मिला के लिखेंगे री, ऋण में आ जोड़ेंगे ऋणा, र के आगे कोई भी स्वर नहीं है इसलिए ऊपर चला जाएगा ऋणारणम। क्या बन जाएगा ऋणारणम का मतलब होता है ऋण के लिए ऋण, मतलब कोई कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले ले, एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन ले ले, तो ऋण के लिए ऋण, ऋण को चुकाने के लिए लिया गया ऋण, ऋण को चुकाने के लिए ऋण, उसे क्या कहते हैं ऋणात्मक। तो आपको ये जो शब्द हैं कौन कौन से, प्रवत सतर यानी प्र के आगे ऋण, प्रवत सतर कंबल वसन दसारणा नाम ऋणी, ये कह रहा है कि निम्नलिखित उदाहरणों में आपको जो गुण संधि दिख रही है वो कार्य आपको नहीं करना और आपको समृद्धि संधि का कार्य करना है। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि ऊपर के जितने भी उदाहरण हैं ये सारे के सारे उदाहरण कहाँ के हो गए, गुण संधि के अपवाद हो गए, तो गुण संधि के अपवाद स्वरूप हो गए, गुण संधि के अपवाद, गुण संधि के अपवाद। चलो अब इसके बाद में आगे चलते हैं, और 5वें नंबर का था ये, 6ठे नंबर का जो है
वो हम देखते हैं छठे नंबर का क्या नियम है। तो छठे नंबर का जो है ये आपका, अब से पहले तो वार्तिकें थी, ये आपका सूत्र है। और सूत्र क्या है? सूत्र है उपसर्गाद रीति धातु, उपसर्गाद रीति धातु। और ये सूत्र जो है छठे अध्याय का पहले पाद का 88 नंबर का सूत्र है। ठीक है, तो ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। ये क्या कहता है? उपसर्गाद, उपसर्गात का मतलब है उपसर्ग से रीति यानी ऋत धातु, ऋत धातु का संधि कार्य करने पर आपको यथा प्राप्त संधि ना करके आपको संधि कौन सी करनी है? वृद्धि। इसके कहने का मतलब है कि जो पहला वाला पद है, ये पहला वाला पद आपका उपसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपसर्ग। तो उपसर्ग भी कैसा हो? जिसके अंत में ए हो या आ हो, ऐसा ही होना चाहिए अवर्णांत। और उसके जस्ट आगे यहां कोई धातु रूप ही होना चाहिए। जैसे कि धातु रूप की शर्त किसने रखी थी? पररूप संधि में। सेम सिचुएशन है, बस इसमें और उसमें फर्क क्या है? वो तो कहता था कि यहाँ ए है, ए से शुरू हो या ओ से शुरू हो, और ये कहता है कि नहीं, री से शुरू होने वाला। तो सीधी सी बात है, जो बात हमने पररूप संधि में पढ़ी है उसमें और इसमें केवल एक फर्क है कि यहाँ वहां धातु ए या ओ से शुरू होने वाली चाहिए थी और यहाँ धातु री से शुरू होने वाली चाहिए। तो इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ कौन सी संधि का कार्य होगा? वृद्धि संधि का। कैसे होगा? देखो, पहले वाला उपसर्ग ही होना चाहिए। जैसे मान लो उप एक उपसर्ग है और रिच्छति, रिच्छति एक धातु रूप है। रिच्छति क्या है? एक धातु रूप है। तो अब इन दोनों के मध्य अगर हम संधि कार्य करें तो उ पै को हलंत करेंगे, इसमें से ए को निकालेंगे, इधर से आपका रिकार आएगा और आगे क्या है? क्षति। इन दोनों के स्थान पे हो तो रहा था अर, लेकिन अर ना करके क्या करेंगे? आर। और इससे पहले क्या है? उप, तो आगे क्या है? क्षति। अब इसको मिला के लिख देंगे, उ पै में आ जोड़ेंगे, उपा, र के आगे स्वर नहीं होने के कारण र को बिठाएंगे यहाँ और आगे से उपार क्षति। रूप क्या बना देंगे? उपार क्षति। उपार क्षति में यद्यपि गुण संधि प्राप्त थी, लेकिन गुण संधि का कार्य नहीं होगा। यहाँ भी आपको कौन सा संधि कार्य करना है? आपको वृद्धि संधि का कार्य करना है। तो ये भी गुण संधि का ही एक अपवाद के रूप में है। अब देखो, इसके अलावा और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे प्र प्लस रिच्छति, क्योंकि अवर्णांत उपसर्ग कोई भी हो सकता है। जैसे प्र के आगे रिच्छति कोई ले लेते हैं अपन, रिच्छति। ध्यान रखना, रिच्छति धातु का होना कोई जरूरी नहीं है। रिकार से शुरू होने वाली कोई धातु हो, जैसे रित धातु भी हो सकती है, रित धनोती धातु भी हो सकती है। आपको रिकार से शुरू होने वाला धातु रूप और अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए, बस यही ही इसकी शर्त है। अब आपको पता है क्या बनेगा? प्रा, जैसे इसकी तरह बना लो, प्रार क्षति, प्रार क्षति। आप विश्लेषण करके भी बनाओगे, यही बनेगा प्रार क्षति। क्या रूप बनेगा? प्रार क्षति। तो ये क्या कह रहा है कि अवर्णांत उपसर्ग के आगे रिकार से शुरू होने वाला धातु रूप हो। अब इसने कोई गिने चुने शब्द नहीं बताए हैं, ध्यान रखना। रिकार से शुरू होने वाले धातु बहुत है, तो बहुत है तो वो सारी आ सकती हैं यहाँ पे। और अवर्णांत उपसर्ग भी आपके सामने 6 हैं। प्र है, परा है, अप है और उप है। ठीक है, आंग उपसर्ग है। ये सारे के सारे क्या हैं? अवर्णांत उपसर्ग हैं। इसके आधार पे हमने देखा उपसर्गाद ऋते धातु। अब एक सूत्र और आता है जो 7वें नंबर का सूत्र है, और ये सूत्र देखा जाए तो सबसे मोस्ट भी है। क्यों है? क्योंकि और सूत्रों में तो गिने चुने शब्द दे रखे थे, एक अब से पहले पढ़ा है, एक उसमें नहीं दे रखा, और एक जो है ये वाला सूत्र है। ये सूत्र कुछ लंबा क्राइटेरिया कवर करता है, लेकिन ये सूत्र
गिने चुने कोई शब्द इत्यादि नहीं बताता है। और ये भी एक सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। सूत्र कौन सा है? इस सूत्र का नाम है एतिये धतयूटुः। सूत्र क्या है? ए ये धत यूठ सु। सूत्र है एतिये धतयूटु और अष्टाध्यायी में छठे अध्याय के पहले पाद का 86 नंबर का ये क्या है? आपका सूत्र है। अब देखो ये सूत्र क्या कहता है। इस सूत्र का कहना है कि एक तो एति, एक एधति, एति और एधति और ऊठ, ऊठ का मतलब ऊह, ये शब्द है। ये तो इसका विश्लेषण है। लेकिन ये विश्लेषण कहना क्या चाहता है, इस चीज को मैं आपको समझाऊं तो ये कहना चाहता है कि जो पहला वाला आपका पद है, ये वाला, ये तो क्या है? उपसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए। दोबारा से लिखता हूं, जो पहला वाला पद है ये आपका होना चाहिए उपसर्ग। और उपसर्ग भी कैसा होना चाहिए? अवर्णांत या अवर्णांत, मतलब अवर्णांत में ए या आ दोनों का ग्रहण होगा। पहला वाला पद, ये सूत्र कहना चाह रहा है वो सुनो आप। पहला वाला पद उपसर्ग ही होना चाहिए और उपसर्ग भी ऐसे हों जो अवर्णांत हों। अब आपको पता है अवर्णांत उपसर्ग कौन कौन से हैं? जैसे अव अवर्णांत है, अप अवर्णांत है, प्र अवर्णांत है, परा अवर्णांत है, आंग, आंग को भी अवर्णांत माना जाता है क्योंकि ग की संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो प्र, परा, एक उप, एक कौन सा? उप। ये गिने चुने उप जो हैं ये उपसर्ग हैं। 22 में से केवल ये आपके 6 उपसर्ग ऐसे हैं जो अवर्णांत है और नहीं है। जैसे सम में मैं है लेकिन वो हलंत है। तो उपसर्ग कैसा हो? ए या आ अंत वाला। और आगे ये कहता है कि आगे क्या होना चाहिए कि इण धातु हो। कौन सी धातु? इण, इणगतो धातु है। इण धातु का एजादी रूप, एजादी रूप, एजादी रूप का मतलब आप समझ चुके होंगे, एज आदि। एज का मतलब ए ओ आई औ। देखो ध्यान देना, इण धातु जो है, इण धातु बहुत बड़ी धातु है। तो बड़ा होने से मतलब है दसों लकारों में जो है इण धातु के रूप चलते हैं। तो इण धातु के जो दसों लकारों में जो रूप चलते हैं उन सभी रूपों से कोई मतलब नहीं है। इसका कहने का मतलब है इण धातु के ऐसे रूपों का होना जरूरी है जो ए ओ आई औ से शुरू होता है। जैसे मान लो इण धातु से ही रूप जो है एति भी बनता है और इण धातु से ही रूप इता भी बनता है। तो ये दोनों यहाँ पे आएंगे कि हम दोनों बैठ सकते हैं क्या? तो ये नियम क्या कहेगा? अरे तू ए ओ आई औ से शुरू होने वाली नहीं है, तू तो भग जा, और इसको ग्रहण कर लेगा। तो कहने का मतलब है इण धातु के जो सभी रूप बनते हैं उनमें से केवल ए ओ आई औ से शुरू होने वाला धातु रूप हो। और ठीक ऐसी ही कंडीशन किसकी है? एद की। एद, एजादी। एजादी रूप का मतलब है कि एद धातु और उसके भी बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन उन बहुत सारे रूपों में से जैसे मान लो इण एजादी एद धातु के लिए 2 लोग आए। एक जो है वो आ गया एधते कि मेरे को बिठाओ। एक एद धातु से ही एक रूप बनता है इधि धत। क्या रूप बनता है? इधि धत। अब दोनों ही हालांकि हैं तो एद धातु के ही, लेकिन एद धातु का रूप तो ए ओ आई औ से शुरू होने वाला है, इसलिए इसका तो ग्रहण हो जाएगा। और ये भी इसी का रूप होने के कारण ग्रहण हो सकता था, लेकिन ई
ई से शुरू होने के कारण इसको यहां ग्रहण नहीं करेंगे। तो एद धातु का कौन सा रूप होना चाहिए? एद धातु का एजादी रूप और इण धातु का एजादी रूप। तो जहां 90 थे वहां उनमें से कोई 10 गिने चुने रूप यहां सामने आएंगे, वो ही आगे होने चाहिए। सुनना आप, ये सूत्र एक ऐसा सूत्र है जो समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आप उन चीजों को बिल्कुल ध्यान से सुने और समझें। तो हालांकि अब हम निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि इण धातु के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे रूपों में से कैसे लेने हैं? जो ए ओ आई औ से शुरू होने वाले हों उनको लेना है। और एज धातु के भी ऐसे ही रूपों को लेना है जो ए ओ आई औ से शुरू हो, एज से शुरू होने वाले हों उनको लेना है। ऐसी कंडीशन में अब जो आपको संधि कार्य प्राप्त है वो संधि कार्य आपको नहीं करना, बल्कि आपको संधि का कार्य कौन सा करना है? आपको संधि का कार्य करना है वृद्धि संधि का। एक तो ये बता रहा है ये काम। अब ये एक ऊहा शब्द के बारे में बता रहा है, तो ऊहा शब्द के बारे में ये एक दूसरा डायग्राम है। इसको ये 1 नंबर का डायग्राम था, अब हम 2 नंबर का डायग्राम बना रहे हैं। ये 2 नंबर का डायग्राम कुछ अलग बात बताएगा। ये कहता है कि यहाँ पे कोई भी शब्द होना चाहिए, कोई भी शब्द होना चाहिए, लेकिन शब्द कैसा हो? जिसके अंत में ए हो और इसके जस्ट आगे और कोई शब्द नहीं, केवल ऊहा शब्द होना चाहिए। कौन सा शब्द होना चाहिए? ऊहा शब्द होना चाहिए। अब दोनों कंडीशन अगर मान लो यहाँ पे मिल जाती हैं आपको, तो यहां आपको जो भी संधि कार्य प्राप्त है वो संधि कार्य नहीं करना। दोनों ही जगह मान लो आपको, जैसे मान लो एक और आगे आगे एद मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको पररूप संधि प्राप्त हो रही थी, और यहाँ आपको एक के आगे ऊ मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको गुण संधि प्राप्त होगी। लेकिन आपको ना तो गुण संधि करनी है, ना ही आपको पररूप संधि करनी है। दोनों ही जगह आपको संधि कौन सी करनी है? वृद्धि। दोनों ही जगह आपको कौन सी संधि करनी है? वृद्धि। ठीक है, तो ये बात बताना चाह रहा है। समझ गए होंगे आप। एतीय धत युक्त सूत्र ये कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग के आगे इण धातु के बहुत सारे रूपों में से मुझे केवल ए ओ आई औ से शुरू होने वाला रूप आगे मिल जाए तो वृद्धि कार्य होगा, और एद धातु का भी एजादी रूप मिल जाए तो भी वृद्धि कार्य होगा। अब प्रश्न ये बनता है कि मान लो एजादी नहीं हो और इण धातु का हो, लेकिन एजादी नहीं है तो क्या होगा? तो भैया वहां पे फिर यथा प्राप्त कौन से संधि का कार्य होगा? गुण संधि का कार्य ही होगा। जब हम उदाहरण निकालेंगे तो मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें, बस आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आना चाहिए। अब देखो, रिपीट हमने कर दिया है इसको अच्छी तरीके से। अब आप खुद देख सकते हो कि उप प्लस एती। अब इण धातु अगर आपको पूरी याद है तो आपको और भी अच्छी तरीके से आप उस चीज को समझ सकते हो। और उप प्लस इतः, ध्यान देना, उप एक उपसर्ग है और अवर्णांत है। उप एक उपसर्ग है, अवर्णांत है। एति इण धातु का ही रूप है और ये इतः भी इण धातु का ही रूप है, लेकिन एति एजादी रूप है, ए ओ आई औ से शुरू होने वाला है, इसलिए यहाँ पे तो हम स्थिति आएगी उप ए प्लस ए प्लस टी, और यहाँ पे स्थिति आएगी उप प्लस ए प्लस ई प्लस तः। अब देखो यहाँ ए के आगे ए मिल रहा है, यहाँ एकार से शुरू होने वाला धातु रूप मिल रहा है, अवर्णांत उपसर्ग है। यहाँ आपको कौन सी संधि प्राप्त हो रही है? पररूप। और यहाँ पे ए के आगे ई मिलने से संधि कौन से प्राप्त हो रही है? गुण। लेकिन गुण संधि के नियम से ए होना चाहिए था, उसकी जगह जबरदस्ती क्या होगा? आई। और यहाँ पे पररूप संधि के माध्यम से तो ए का लोप हो जाता और ए का ग्रहण हो जाता, ए को ही हम रखते, लेकिन वो ना रख करके हमें वृद्धि का कार्य ही करना है। मतलब दोनों संधि के कार्य जो हैं वो कार्य नहीं होंगे। अब जो रूप बनेगा वो वृद्धि संधि का ही रूप कहलाएगा।
मतलब वो उदाहरण वृद्धि संधि का ही कहलाएगा। यहाँ पे देखो तह, यहाँ पे क्या है उप। अब यहाँ पे जो है उ, पे, उपई और ती, ये बन गया। लेकिन जैसे ही हम इसको भी ऐसे बनाए हैं कि उपई ती, तो ऐसे बनाने के आधार पे देखो ईंट धातु का रूप है, सेम कंडीशन थी इसलिए हमने ये बना दिया। लेकिन अब ये जो हमने बनाया है ये गलत हो जाएगा। अब आप कहो कि ये गलत क्यों हो गया, तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि एति तो ईंट धातु का रूप एजादी है, जबकि इतः एजादी रूप नहीं है, ये तो इकार से शुरू होने वाला है। तो यहाँ तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ आपको वृद्धि संधि का कार्य ना करके पुनः वापस गुण संधि का कार्य ही किया जाएगा। तो आप कहोगे अरे हाँ मेरे से तो गलती हो गई, यहाँ पे तो हमें मुझे कौन सी संधि का काम, गुण संधि का कार्य ही करना होगा। और आप यहाँ पे गुण संधि का ही काम करेंगे। गुण संधि का काम करेंगे तो क्या बनेगा, उ पे तह। फर्क है, यहाँ एक मात्रा है, यहाँ दो मात्रा है। ये किसका उदाहरण हो जाएगा, एते धति उर्दू का, जबकि ये उदाहरण किसका हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा आद गुण का। आद गुण है। इस उदाहरण को हालांकि हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ये उदाहरण मैंने एक समझाने की दृष्टि से आपके पास में लिखा है कि उप प्लस इता, ये भी एजादी है लेकिन एजादी नहीं है, ईंट धातु का रूप है। तो यहाँ तो आपको गुण संधि करनी है, लेकिन एजादी रूप अगर मिल जाए तो आपको वृद्धि संधि का कार्य करना है। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो हम एक उदाहरण लेते हैं प्र। अब प्र के आगे एक रूप लेते हैं ए दते। क्या रूप लेते हैं, ए दते। ए दते में धातु कौन सी है, एद। अब इधर हम एक उदाहरण लेते हैं प्र, और प्र के साथ में जो हम धातु लेते हैं वो हम लेते हैं इदी धत। इदी धत, ये धातु भी एद धातु का ही रूप है। एद धातु के लट लकार में अलग चलते हैं, सभी लकारों में चलते हैं। तो अब देखो आप दोनों धातु, ये भी एद धातु का रूप है, ये भी एद धातु का रूप है, लेकिन ये एद धातु का ऐसा रूप है जो ए ओ आई औ से शुरू हो रहा है, और ये एद धातु का ऐसा रूप है जो ए ओ आई औ के अलावा शुरू हो रहा है। तो कंफर्म क्या हो जाएगा कि यहाँ तो आपको जो संधि प्राप्त होगी वो करना है। जैसे गुण संधि प्राप्त है, गुण ही करनी है। और यहाँ आपको जो प्राप्त संधि हो रही है, जैसे पररूप संधि प्राप्त हो रही है, वो कार्य नहीं करोगे। जो भी प्राप्त हो रहा है, जो भी प्राप्त हो रहा है, यहाँ तो जो प्राप्त हो रहा है वो कर देंगे, लेकिन इस वाले में जो प्राप्त हो रहा है वो ना करके कौन सी संधि का कार्य करेंगे, वृद्धि संधि का कार्य करेंगे। कैसे करेंगे, देखो प्र में से हम क्या निकालेंगे, ए के आगे क्या है, ए ध ते। अब ए और ए इसकी जगह पे हमें वृद्धि संधि का कार्य करना है, जबकि यहाँ प्र है और प्र में से हम क्या निकाल लेंगे, ए को बाहर निकालेंगे। एक बार इसको इरेज कर लेता हूं मैं, चलो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अपन दूसरी जगह लिख लेंगे। तो प्र है, प्र में से क्या बाहर निकाला अपन ने, ए, और ए के जस्ट आगे क्या है, ई, और इसके आगे क्या है, दितम, धितत, दीधत। तो ए या ए के आगे ई है। यहाँ आपको जो प्राप्त हो रहा है, जैसे हमें यहाँ गुण संधि प्राप्त हो रही है, तो गुण संधि का कार्य ही करेंगे, ए ही करेंगे, जबकि यहाँ हमने ऐ किया है। अब प्र प्लस दीधत, दीधत। अब रूप क्या बनेगा, प्र में ए जोड़ेंगे, प्रे दी धत, जबकि यहाँ पे क्या बनेगा, प्र में आई जोड़ेंगे, प्रई, दो मात्रा लगेंगे, जबकि यहाँ एक है, प्रई धते। क्या बन जाएगा, प्रई धते। तो कहने का मतलब है कि
अवयणांत उपसर्ग कोई भी हो सकता है। अब जैसे मान लो प्रे प्लस ए तते का प्रे तते बना, तो उप भी हो सकता है, औ भी हो सकता है। यहाँ पे अवयणांत 6 उपसर्गों में से कोई भी हो सकता है और सारे रूप आप अलग अलग बना सकते हो। जैसे प्रे दते बन गया, उपे दते भी बन सकता है, अवे दते भी बन सकता है, अपे दते भी बन सकता है। सभी उपसर्गों को जोड़ के चलो और बनाते चलो। तो ये वाला उदाहरण तो एते दत्युत्सु का हो गया, जबकि ये किसका हो गया, आद गुण का हो गया। इस वाले उदाहरण को केवल समझने की दृष्टि से लिखा है, बाकी आपको लिखना यही है एते दत्युत्सु का, क्योंकि यहाँ हमें कौन सा सूत्र प्राप्त हो रहा है, आद गुण, और उसी का कार्य हो गया। ठीक है, तो आपको इन चीजों को ऐसे इस तरीके से समझ के चलना है। अब जैसे मान लो अव प्लस 80, अब आपको पता है 80 इन धातु का रूप है, तो ए के आगे ए प्राप्त क्या हो जाएगा, आई, और रूप क्या बनेगा, अवैति। क्या बनेगा, अब अवेति। ऐसे ही मान लो अब की जगह अप भी ले सकते हो, अप प्लस 80, तो क्या बन जाएगा, अपैति। ऐसे आपको रूप बनाने हैं। अब देखो दूसरी जो कंडीशन थी उसकी सूत्र की, आपने देखा होगा दूसरी कंडीशन ये वाली जो कंडीशन थी, इसके बारे में बता रहा हूं। ये क्या कहता है, अवयणांत शब्द के आगे ऊह शब्द के रहने पे गुण संधि नहीं होगी, वृद्धि संधि का कार्य ही होगा। कैसे होगा, इस चीज को भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने कोई शब्द रखा, जैसे भार, और भार के आगे हम शब्द रख रहे हैं भार प्लस ऊह। अब भार र के आगे क्या है, ऊ और है। दोबारा लिखता हूं, भार इधर आ गया ए, इधर है ऊ और आगे है। ए के आगे ऊ मिल गया तो हमें गुण संधि के नियम से तो ओ प्राप्त था, लेकिन हमें ओ नहीं करना, हमें क्या करना है, औ। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन है, अवयणांत शब्द के आगे ऊह शब्द के रहने पर आपको जो है वृद्धि संधि का कार्य ही करना है। और कार्य क्या होगा, भारौह। क्या बनेगा, भारौह। ऐसे ही मान लो जैसे विश्व शब्द है, तो विश्व प्लस ऊह तो बनेगा क्या, विश्व। इसमें से हम बाहर निकालेंगे, एको आगे है ऊ, आगे है हा, दोनों के स्थान पे प्राप्त हो रहा था ओ ना करके क्या करेंगे, औ। और इधर शब्द क्या है आपका, विश्व, इधर शब्द क्या है, ह। अब मिला के लिखेंगे, क्या बन जाएगा, विश्वौह। क्या बन जाएगा, विश्वौह। जबकि बनना, अगर ये नियम नहीं होता तो क्या बनता, विश्ववोह बनता, जो कि गलत हो जाता। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये दोनों ही उदाहरण किसके हो गए, वृद्धि संधि के उदाहरण हो गए। तो ये हमने आज देखा है, सारे के सारे जो सूत्र हैं वो किसके पक्ष में हैं, वृद्धि संधि के पक्ष में होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम वृद्धि संधि के पक्ष में होने के कारण इन सबको हम सप्त विषय वृद्धि के नाम से जो है वो कहेंगे। जैसे मान लो इसका एक उदाहरण और दे देता हूं, पृष्ठ। अब पृष्ठ में भी अवयणांत है और आगे ऊह, यहाँ पे गुण संधि प्राप्त थी, लेकिन गुण संधि ना होकर के क्या हो जाएगा, पृष्ठौह। पृष्ठौह का मतलब क्या होता है, पृष्ठों का मतलब होता है जैसे बैल होता है ना, बैल वो अगर ज्यादा भागता है तो उसके गले में एक कोई लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया जाता है। जब जब वो भगेगा तो उसके पैरों पे, घुटनों पे लगेगी और उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो बैल को कंट्रोल करने के लिए जो बांधा जाता है गले में लकड़ी का खूंटा, उसको कहते हैं पृष्ठोह। तो ऐसे शब्दों में मतलब यहाँ अवयणांत कोई भी शब्द हो सकता है और आगे शब्द कौन सा है, ऊह। ऐसी कंडीशन में आपको गुण संधि नहीं करनी। तो लगभग ये सारे के सारे रूप किसके अपवाद हैं, गुण संधि के, और आंशिक रूप से एक दो उदाहरण आपके सामने किसके आए हैं, पर रूप संधि के। एक बार इनको रिवीजन कर लो। हमारा प्रकरण कहाँ से चला था, हमारा प्रकरण चला था सप्त विषय वृद्धि से। ठीक है, यहाँ से ये 7 संधियां हैं। 7 संधियां पढ़ने के बाद में गुण संधि के अपवाद के रूप में 7 नियम हैं, और इनमें से कुछ नियम पर रूप संधि का भी अपवाद करते हैं। ये 7 नियम कौन कौन से हैं। पहला आपका जो नियम है, ये नियम है अक्षा दो मुख संख्यानम। अक्ष शब्द के आगे उहिनी पद के रहने पर
आपका किस तरीके से वृद्धि एक आदेश होता है वो सब मैंने बता दिया है। स्वादि रे ऋणों, ये उदाहरण है गिने चुने, इनमें भी आपको बताना है। ये भी सारे ऊपर के 3 गुण संधि के थे, नीचे के 2 पररूप संधि के थे, लेकिन जबरदस्ती दोनों में कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। यहाँ पे भी देखो आप, सभी जगह अर प्राप्त था, गुण संधि प्राप्त थी, लेकिन वृद्धि संधि का कार्य किया है। प्रवत, सतर, कंबल, वसंत, असारणा, नाम्रणे, ये जो शब्द हैं, इन सभी शब्दों में भी आपको कौन सी संधि? गुण संधि प्राप्त थी, लेकिन गुण संधि ना होकर के वृद्धि संधि का कार्य हमने किया है। इसी के साथ में इस क्लास को यही संपन्न करते हैं, और किसी प्रकार का कोई आपका प्रश्न हो तो आप जो है प्रश्न कर सकते हैं, चैटिंग के माध्यम से आप प्रश्न इत्यादि जो है वो कर सकते हैं। इस क्लास को यही विराम देते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।